आसमान पर सुबह का उजाला अब नुमाया होने लगा था। थोड़ी दूर गया कि एक खाई आ गई। मैं उसमें उतर गया और दूसरे किनारे पर से बाहर निकल आया। आगे एक और गहरी खड्ड थी। मैंने झांक कर देखा। सुबह के हल्के हल्के उजाले में मुझे खड्ड की तह में दरख्त उगे हुए नजर आए। खड्ड काफी गहरी थी। दूसरा आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैं नशेब में झाड़ियों को पकड़ कर नीचे उतरने लगा। खड्ड की तह में भी एक नाला बह रहा था, मगर ये छोटा सा पहाड़ी नाला था। मैं उसमें से गुजर गया। सामने खड्ड की दूसरी दीवार थी। उसमें ऊपर जाने के लिए झाड़ियों और दरख्तों में एक पगडंडी बनी हुई थी। चढ़ाई ज्यादा सीधी नहीं थी। मैं चढ़ाई चढ़कर खड्ड से बाहर आया तो मेरी नजर एक छोटे से हमवार कते पर पड़ी। ये खेत थे। खेतों के पीछे दरख्तों में एक लकड़ी का मकान बना हुआ था। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता था, क्योंकि हो सकता था वहां पुलिस या फौज का कोई मुखबर किसान के भेस में मौजूद हो। मैं जवार के खेत की मींट पर चढ़ने लगा। अब दिन निकल आया था और उजाला चारों तरफ फैल रहा था। सूरज तुलु होने वाला था। जवार की फसल ऊंची थी और मैं उसकी ओट में चल रहा था। मुझे कुछ आवाजें सुनाई थीं। फिर एक जीप के स्टार्ट होने की आवाज आई। ये फौजी जीप ही हो सकती थी। मैं वही फसल में घुस गया और जवार के टांडों को थोड़ा हटाकर जिस तरफ से जीप के इंजन की आवाज आ रही थी उस तरफ देखने लगा। खेतों के किनारे दूर दरख्तों के नीचे जो लकड़ी का मकान मुझे नजर आया था, वहां एक फौजी जीप खड़ी थी। एक फौजी जीप में बैठा था। दो फौजी लकड़ी के मकान के बाहर एक कश्मीरी किसान से बातें कर रहे थे। इसका मतलब था कि मैं अभी खतरे से बाहर नहीं था। पहाड़ी नाले से मैं काफी दूर निकल आया था। मुझे जहां तक आए और नाले के तेज बहाव की वजह से ज्यादा 20 मिनट लगे होंगे। मैं हैरान था कि अभी तक मेरे लगाए हुए बमों का धमाका क्यों नहीं हुआ। मैं फसल के अंदर बैठ गया। मैंने घड़ी देखी। मुझे बम लगाए आधे घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया था। बम अभी तक ब्लास्ट नहीं हुए थे। मैंने मायूसी के आलम में सर झुका लिया। बमों के टाइम डिवाइस या डेटिनेटर में जरूर कोई टेक्निकल खराबी पैदा हो गई थी, वरना यह नामुमकिन था कि ठीक वक्त पर टाइम बम न फटे। अपने मिशन की कामयाबी पर मुझे सख्त अफसोस हुआ, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता था। अब हमें दोबारा इस मिशन पर निकलना था और पहाड़ी की एमुनेशन को और साथ ही छावनी की बैरकों और पोस्टों में मौजूद 2000 के करीब भारतीय फौजियों को किसी दूसरे तरीके से मौत के घाट उतारना था। क्योंकि यह बात यकीनी थी कि दिन के वक्त एमुनेशन डिपो में फौजियों ने जरूर आना था और उन्होंने फौरन सुरंग में पड़ा हुआ शगाफ देख लेना था और फिर वो डिटेक्टर से मेरे लगाए हुए नाकारा बमों का भी सुराग लगा लेते। मैं परेशानी के आलम में जवार के खेत में चुपचाप बैठा था कि अचानक जमीन इस तरह लर्जी जैसे जलजला गया हो। उसके साथ ही एक मुहीब धमाका हुआ, फिर एक और उससे भी ज्यादा हैबतनाक धमाका हुआ। फिर धमाके शुरू हो गए। जमीन हिल रही थी। मैं दौड़कर खेत से बाहर निकल आया। मैंने उस तरफ देखा जिधर फौजी छावनी वाली पहाड़ी थी। वहां पहाड़ी की बजाय सिर्फ आग के शोले और धुआं ही धुआं था। आसमान धुएं में स्याह हो रहा था। शोले आसमान की तरफ उठ रहे थे। हर धमाके के बाद ये शोले कभी सुर्ख और कभी नीली रंगत इख्तियार करके और ज्यादा ऊपर को बुलंद हो रहे थे। हमने टारगेट मार लिया था। हमारा मिशन कामयाब हो गया था। मुझे यकीन था कि कमांडो औरंगजेब जरूर हाइड आउट में पहुंचने में कामयाब हो गया होगा। मेरा जी चाहा कि मैं दोनों हाथ बुलंद करके अल्लाह अकबर का नारा लगाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर पहले भारतीय फौजी जीप की आमद इस बात का सबूत था कि यहाँ आसपास भारतीय फौजी चौकियां कायम हैं। मैं एक बार फिर खेत में घुस गया और सोचने लगा किस तरफ को जाना चाहिए। मुझे समझ का अंदाजा नहीं हो रहा था कि हमारी खुफिया कमीनगाह किस तरफ है। मैंने अल्लाह को याद किया और मशरिक की तरफ चल पड़ा। मैं एक खेत से निकलकर दूसरे खेत में घुस गया। मुझे वहां दो कश्मीरी किसान नजर आए। उनमें से एक वही कश्मीरी किसान था जो कुछ देर पहले लकड़ी के मकान के बाहर भारतीय फौजियों से बातें कर रहा था। मैं वहीं बैठ गया। फसल में से दोनों कश्मीरी मुझे दिखाई दे रहे थे। पहाड़ी उड़ चुकी थी। साथ ही भारतीय फौजियों और सारी की सारी भारतीय छावनी के परखचे उड़ चुके थे। उनका नाम और निशान तक बाकी न रहा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद हल्के हल्के धमाके अब भी जारी थे। दोनों कश्मीरी किसान, जिनमें से एक बूढ़ा आदमी था और दूसरा नौजवान था, मुझसे चंद कदम के फासले पर खेत की मेंट पर खड़े उस तरफ देख रहे थे जिस तरफ पहाड़ी फटी थी और आसमान पर धुआं फैला हुआ था। बूढ़े कश्मीरी किसान ने दोनों हाथ फजा में बुलंद करके कश्मीरी जबान में कहा, दुश्मन को मार दिया है। नौजवान कश्मीरी ने कहा, बाबा ये काम हमारे मुजाहिद कमांडो ने किया है। कश्मीर आजाद होगा। भारतीय फौजी जहां से भाग जाएंगे। कश्मीरी किसान ने कहा, भागेंगे नहीं तो हमारे मुजाहिद उन्हें जलाकर भस्म कर देंगे। उनकी बातों से जाहिर हो गया था कि वो मुहिब्बे वतन कश्मीरी हैं और उनमें कोई पुलिस या इंडियन फौज का मुखबर नहीं है। मैं उनसे मदद लेकर अपने खुफिया हाइड आउट की तरफ जाना चाहता था, मगर इसके बावजूद मैं खेत से बाहर निकलकर उनसे हम कलाम होते हुए हिचकिचा रहा था। कमांडो यूं ही किसी के सामने अपना आप जाहिर नहीं किया करते। मैं अभी सोच ही रहा था कि मेरे करीब से एक खरगोश निकलकर भागा। उसके भागने से फसल हिली तो दोनों कश्मीरियों ने खेत की तरफ देखा। वो मुझसे ज्यादा दूर नहीं थे। ऊंची फसल ने मुझे छुपा रखा था। बूढ़े कश्मीरी ने कहा, कौन है?
और वो दोनों आगे बढ़कर जहां मैं छुपा हुआ था वहां गए। अब मैं उन्हें साफ नजर आ रहा था। मैं उठकर खड़ा हो गया। मेरी फौजी जैकेट और पतलून को वो गौर से देख रहे थे। बूढ़े कश्मीरी ने कश्मीरी जबान में मुझसे पूछा, मुजाहिद हो? मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिद हूँ, और मैं खेत में से बाहर निकल आया। नौजवान कश्मीरी बोला, बाबा ये कश्मीरी नहीं है। इसकी वजह यह थी कि मैंने टूटी फूटी कश्मीरी जबान में बात की थी। मैंने जल्दी से कहा, मैं पाकिस्तानी कमांडो हूँ। इस पहाड़ी वाली भारतीय छावनी को हम नहीं उड़ाया है। मेरे लिए उन पर अपना आप जाहिर करना जरूरी हो गया था। बूढ़े कश्मीरी ने आगे बढ़कर मुझे अपने सीने से लगा लिया। वो बार बार मेरा माथा चूम रहा था और कह रहा था, पाकिस्तान, अल्लाह अकबर, पाकिस्तान हमारी जान, अल्लाह अकबर। नौजवान कश्मीरी लड़के के सुर्ख सफेद चेहरे पर मुसरत फैली हुई थी और वो मुझे इस तरह देख रहा था जैसे मैं उसका हीरो हूँ। बूढ़े कश्मीरी ने कहा, मेरे साथ आओ। जहां इस वक्त खड़े रहना ठीक नहीं। दरख्तों के नीचे जो लकड़ी का मकान था वो मुझे उसमें ले गया। अंदर गरीबाना माहौल था। लकड़ी के फर्श पर मैला सा कालीन था। एक तरफ समावर और प्यालियां पड़ी थीं। अंदर आकर उसने नौजवान कश्मीरी से कहा कि वो दरवाजा बंद करके बाहर चौकस खड़ा रहे। लड़का बाहर निकल गया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। बूढ़ा कश्मीरी मुझसे अपने खास लहजे में उर्दू में बातें करने लगा। जब मैंने उससे पूछा कि थोड़ी देर पहले उसके पास जो भारतीय फौजी आए थे वो उससे क्या बातें कर रहे थे, बूढ़े कश्मीरी ने कहा, वो हमारे मुजाहिद कमांडो की तलाश में फिर रहे थे। कह रहे थे कि इधर पाकिस्तानी कमांडो आए हुए हैं। मैंने उन्हें कहा कि जहां मैंने किसी को नहीं देखा। हम गरीब किसान मजबूर और बेकस हैं। जब तक हम गुलामी की जंजीरें तोड़कर भारतीय फौजी भेड़ियों से निजात हासिल नहीं कर लेते, हम आज़ादी का सांस नहीं ले सकते। वो जाती दफा कह गए थे कि इस तरफ कोई अजनबी आदमी चलता फिरता नजर आए तो हमारी पोस्ट पर आकर खबर करना। मैंने कह दिया कि जरूर खबर करूंगा और फिर वो चले गए। अब उनकी छावनी बर्बाद हो गई है। वो तुम्हारे और तुम्हारे साथियों की तलाश में इस तरफ जरूर आएंगे। मैंने पूछा, बाबा क्या तुम्हें मालूम है कि इन भारतीय फौजियों की पोस्ट यहाँ से किस तरफ है? बूढ़े कश्मीरी ने कहा, उनकी फौजी चौकी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ। मुझे खतरा है कि वो इस तरफ जरूर आएंगे। मैं खुद भी अभी वहां से बाहर निकलने और जंगल में जाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। एमुलेशन डिपो और भारतीय फौजी छावनी के तबाह हो जाने के बाद इस इलाके की पूरी फौज अलर्ट हो गई होगी, और बकौल कश्मीरी बूढ़े के उनकी एक फौजी चौकी तो करीब ही थी। मैंने बाबा से कहा, मैं अब जहां से निकलकर अपने खुफिया ठिकाने की तरफ नहीं जाना चाहता। क्या जहां कोई ऐसी जगह है जहां मैं आज का दिन छुप कर गुजार दूं? मैं रात के अंधेरे में जहां से निकल जाऊंगा। बूढ़ा कश्मीरी कुछ सोचकर बोला, एक जगह है। हम वहां पहाड़ी की खो में अनाज और सूखी लकड़ियां रखते हैं। मैंने कहा, ये जगह जहां से कितनी दूर है? वो कहने लगा, दूर नहीं है, मकान के पीछे ही है, मेरे साथ आओ। वो मुझे मकान के पीछे ले गया, जहां एक गाय बंधी हुई थी। छोटा सा बाड़ा था जिसमें 2-3 बकरियां भी नजर आईं। बाड़े के करीब से एक रास्ता ऊपर पहाड़ी की तरफ जाता था। उस तरफ पहाड़ी में एक जगह कुदरती गार सा बना हुआ था। उसके सामने 2 चारपाइयां बिछी हुई थीं। एक हुक्का भी पड़ा था। बूढ़े कश्मीरी ने कहा, इस गार में छुप जाओ, मैं तुम्हें जहां खाना पानी चाय वगैरह सब पहुंचाता रहूंगा। मैं शगाफ में घुस गया, जो गार की तरह था मगर 6-7 गज लंबी ही थी। उसमें एक तरफ धान के खुश्क पोले और दूसरी तरफ जलाने वाली लकड़ियों और दरख्तों की सूखी शाखों का ढेर लगा हुआ था। मैं उनके पीछे छुप कर बैठ गया। मुहिब्बुल वतन कश्मीरी बोला, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाता हूँ। जाते हुए वो शगाफ के मुंह के आगे दोनों चारपाइयां एक दूसरे के ऊपर खड़ी कर गया। मेरी जैकेट और पतलून इतनी देर में बाहर की हवा और जिस्म की गर्मी के बायस काफी सूख चुकी थी। मैं लकड़ियों के ढेर से टिक लगाकर बैठ गया और सोचने लगा कि कमांडो औरंगजेब कमीनगाह में जरूर जिंदा सलामत पहुंच गया होगा, और पहाड़ी के धमाके और एमुनेशन फटने की मुहीब आवाजें उसने और कमांडो शेरवान ने भी सुनी होंगी, और वो अपने मिशन की कामयाबी पर जरूर खुश हो रहे होंगे। लेकिन उन्हें मेरी भी फिक्र होगी, क्योंकि कमांडो औरंगजेब ने मेरी तरफ भारतीय फौजियों को बढ़ते और बुलंद आवाज में मुझे हॉल्ट कहते जरूर सुन लिया होगा। ताहम उन्होंने इस बात का भी यकीन कर लिया होगा कि मैं एक तजुर्बेकार तरबियत याफ्ता कमांडो हूँ, और अगर मुझे आनन फानन शूट न कर दिया गया तो मैं भारतीय फौजियों की कैद से निकलकर उनके पास जरूर पहुंच जाऊंगा। तने में बूढ़ा कश्मीरी मेरे लिए नाश्ता लेकर आ गया। सब्ज चाय के साथ रोटी और मक्खन था। मैंने शुक्रिया अदा करके नाश्ता किया। उसने बताया कि वो अपने बेटे के साथ उस घर में अकेला रहता है। उसकी बीवी को फौत हुए 6 साल बीत गए थे। उसके पास थोड़ी सी जमीन है, उस पर गुजर बसर होती है। कहने लगा, मैंने शेर अली को ये देखने के लिए भारतीय फौज की चौकियों की तरफ भेजा है कि वहां क्या सूरत हाल है। अभी तक इधर कोई आया नहीं। तुम फिक्र न करो, यहाँ कोई तुम्हें देखने नहीं आएगा। मैं सारा दिन घर पर ही रहूंगा। कुछ देर वो मुझसे बातें करता रहा, फिर ये कहकर चला गया कि वो शेर अली के आने के बाद मुझे सूरत हाल से बाखबर करने के लिए फिर आएगा। शेर अली उसके बेटे का नाम था। मैंने सोचा कि मौका मिला है तो कुछ देर के लिए सो जाना चाहिए। चुनाचे मैंने कलमा पढ़कर आंखें बंद की और उसके बाद सो गया। बाहर कुछ शोर हुआ, मेरी आंख खुल गई। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। 2-3 आदमी ऊंची ऊंची आवाजों में बातें कर रहे थे। मैं लकड़ियों के ढेर के पीछे से निकलकर शगाफ के मुंह के पास आकर बाहर देखने लगा, जहां से बूढ़े कश्मीरी के मकान का आधा सहन जरा नशेब में साफ नजर आ रहा था।
मैंने 3 हरी वर्दियों वाले भारतीय फौजियों को देखा जिन्होंने स्ट्रेन गन्ने उठाई हुई थी। बूढ़ा कश्मीरी उनके दरमियान जमीन पर बैठा था। बाहर मकान के दरवाजे पर फौजी जीप खड़ी थी। जीप में मशीन गन लगी थी और 2 फौजी बैठे हुए थे। एक फौजी ने बूढ़े कश्मीरी के सर के साथ स्टेन गन की नाली लगाकर गुस्से में कहा, तुम झूठ बोलते हो। उसने नाली में छलांग लगाई थी। वो इस तरफ से गुजरा है, बताओ वो यहाँ से किस तरफ गया है। बूढ़ा कश्मीरी धीमी आवाज में कहने लगा, जाहिर है वो यही कह रहा होगा कि जिस कमांडो के बारे में आप पूछ रहे हैं वो इधर नहीं आया। खुदा जाने वो कब से उसे जदोकोब कर रहे थे। फौजी ने स्टेन गन ऊपर कर ली और अपने साथियों से कहा, चलो इसे आगे तलाश करते हैं। फिर उस भारतीय फौजी ने बूढ़े कश्मीरी को पांव से पीछे धिक्का देते हुए कहा, अगर वो कमांडो इधर आया और तुमने हमें उसी वक्त इत्तला न दी तो हम तुम्हें और तुम्हारे बेटे को शूट कर देंगे। वहां बूढ़े का बेटा शेर अली मुझे नजर नहीं आ रहा था। तीनों फौजी सहन से निकलकर जीप में सवार हुए और जीप आगे निकल गई। मुझे सख्त अफसोस हो रहा था कि मेरी वजह से इस नेक दिल मुहिब्बुल वतन बूढ़े कश्मीरी को तशद्दुद का निशाना बनना पड़ा। लेकिन मैं अगर वहां न भी आता तो भारतीय फौजी इससे पूछगिछ करने वहां जरूर आते। फौजियों के जाने के बाद बूढ़ा कश्मीरी उठकर मकान के अंदर चला गया। मैंने घड़ी पर वक्त देखा, दिन के 12:15 बज रहे थे। मैं काफी देर सोता रहा था। इन भारतीय फौजियों की मौजूदगी जाहिर कर रही थी कि इलाके में फौज ने घेरा डाल रखा है। लेकिन बूढ़े कश्मीरी पर आई हुई बला टल गई थी। उसके लिए मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, वरना दरिंदा सिफत भारतीय फौजी बूढ़े को हलाक भी कर सकते थे। मैं लकड़ियों के ढेर के पास आकर बैठ गया और सोच रहा था कि रात के अंधेरे में मुझे किस तरफ से वापस अपने हाइड आउट में जाना चाहिए। आधा घंटा गुजरने के बाद बूढ़ा कश्मीरी मेरे पास आया। उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। कहने लगा, इंडियन मिलिट्री के आदमी आए थे मगर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। वो चाहे मुझे शूट कर देते मगर मैं उन्हें कभी ना बताता कि मुजाहिद कमांडो पहाड़ी वाले गार में है। मैंने कहा, बाबा मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आप लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। बूढ़े कश्मीरी ने अल्लाह अकबर पुकार कर कहा, बेटे तुम मुजाहिदों पर मेरी 1000 बार जान कुर्बान। मैं तो अपने बेटे शेर अली को कश्मीर के जहाद में शरीक होने की इजाजत दे दी है। वो कब से मुझसे इजाजत मांग रहा था। तुम्हें देखकर उसका दिल का जज्बा ज्यादा हो गया है। इकलौता बेटा है, इस ख्याल से मैंने उसे अपने पास रखा हुआ था। अब मैंने उसे कह दिया है कि जाओ वतन की आज़ादी की खातिर दुश्मनों से जिहाद करो। मैंने पूरे कश्मीर को नहीं बताया था कि मैं ये सारा वाक़या जहाँ से दिख रहा था। मैंने पूछा, तुम्हारा बेटा शेर अली क्या खबर लाया था, कहाँ है वो? बाबा ने कहा, यही मैं तुम्हें बताने आया था। शेर अली ने बताया है कि आसपास के सारे इलाके में इंडियन मिलिट्री फैली हुई है। कस्बे में घर घर की तलाशी ली जा रही है। फौज 6-7 जवानों को पकड़कर भी ले गई है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, कश्मीरी मुजाहिदीन उन्हें शबखून मारकर छुड़ा कर ले जाएंगे। ऐसा जहां कश्मीर में अक्सर होता रहता है। हमारे कश्मीरी मुजाहिदों ने भारतीय फौजियों को इस कदर खौफजदा कर दिया है कि वो कभी शहर या गांव में अकेले नहीं निकलते। हमेशा 2-2 या 3-3 की टोलियों में निकलते हैं। इसके बावजूद हमारे मुजाहिद घात लगाकर उन्हें भून डालते हैं। मैं बूढ़े कश्मीरी को अपने हाइड आउट का महल वकूअ किसी हालत में भी नहीं बता सकता था। मुझे इतना याद था कि जहां से हम एक पहाड़ी नाले के छोटे से लकड़ी के पुल की तरफ मुड़ते हैं, वहां एक तरफ खुबानियों का बहुत बड़ा बाग है। मैंने बाबा को उस बाग के बारे में बताते हुए कहा, अगर मैं उस बाग तक पहुंच जाऊं तो मैं अपने साथी मुजाहिदों से जाकर मिल सकता हूं, क्योंकि वहां करीब ही एक छोटा सा गांव है। मेरा कोई ना कोई कमांडो साथी इस गांव में मेरा जरूर इंतजार कर रहा होगा। बूढ़ा कश्मीरी कहने लगा, मैं खुबानियों के बाग से वाकिफ हूँ। मैं शेर अली को तुम्हारे साथ कर दूंगा। वो तुम्हें बड़े खुफिया रास्ते से वहां तक रात को ले जाएगा। तो उसके बाद बूढ़ा कश्मीरी मेरे लिए कुछ खाने को लेने के लिए चला गया। खाना लेकर शेर अली उसका बेटा आया। कहने लगा, बाबा गांव एक काम से गए हैं। एक लम्हे के लिए मुझे शक सा पड़ा। शक होना हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है। लेकिन बूढ़े कश्मीरी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आया तो मैंने अपने दिल से शक निकाल कर बाहर फेंक दिया। हमें किसी न किसी पर एतबार भी जरूर करना पड़ता है। शेर अली मेरे सामने बैठा रहा। मैंने थोड़ा बहुत खाना खा लिया और उससे पूछा, क्या तुम्हारे बाप ने तुमसे खुबानियों के बाग का जिक्र किया था? वो बोला, हाँ, बाबा ने कहा था कि तुम इस बाग की दूसरी तरफ पहाड़ी किले के पास जो गांव है वहां जाना चाहते हो। मैं तुम्हें उस गांव में ले जाऊंगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, तुम मुझे बस खुबानियों के बाग में पहुंचा देना, उसके बाद मैं खुद ही गांव में पहुंच जाऊंगा। मैंने उससे भारतीय फौज की चौकियों के बारे में पूछा तो वो कहने लगा, फौज की जहां सिर्फ 2 चौकियां हैं, एक जहां से नीचे खिरास के पास है और दूसरी ऊपर बाएं जाने पहाड़ी टीले पर है। मैं सारा इलाका फिर कर आया हूँ। इंडियन फौजी मैंने दरख्तों और टीलों के दरमियान कई जगह गश्त करते देखे हैं। मैंने उससे पूछा, शेर अली, तुम रात को मुझे किस खुफिया रास्ते से यहाँ से निकालोगे? क्या उस तरफ फौज गश्त पर नहीं होगी? वो कहने लगा, जरूर होंगे, मगर मुझे उनकी फिक्र नहीं। कश्मीर की पहाड़ियों में ऐसे ऐसे खुफिया रास्ते हैं कि भारतीय फौज की पूरी पलटन भी आ जाए तो वो वहां नहीं पहुंच सकती। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे ख्याल में हमें रात को किस वक्त यहाँ से निकलना चाहिए? शेर अली ने कुछ तौक़ुफ़ किया, फिर बोला, ईशा की नमाज के बाद निकलेंगे।